इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान हवालगी के खिलाफ नीरव मोदी को अपील की इजाजत। बरतानिया के हाई कोर्ट ने अपील की इजाजत दे दी है। मफरूर ताजिर नीरव मोदी को जहनी सेहत की बुनियादों पर इजाजत दी गई है। आपको बता दें, नीरव मोदी मामले से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान हवालगी के खिलाफ नीरव मोदी को अपील की इजाजत दे दी है। बरतानिया के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को अपील की इजाजत दे दी है। मफरूर ताजिर नीरव मोदी को जहनी सेहत की बुनियाद पर इजाजत दे दी गई है। पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की नवी किस्त जारी कर दी है। उन्होंने इस दौरान इस्तिफादा कुनंदगान से तबादले ख्याल किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की परेशानियों का अजाला करने की समत काम जारी है। भाई और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन हनी बी ऐसा ही एक अभियान है। मिशन हनी बी के चलते बीते साल हमने लगभग 700 करोड़ रुपए के शहद का एक्सपोर्ट किया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड़ की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान से खिताब करते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर का ज़ाफ़रान मुल्क भर में नफीड की दुकानों पर मयसर होगा। उनका कहना है कि इससे ज़ाफ़रान की पैदावार को काफी फरोग हासिल होगा। कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड़ की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम से आसाम मिजोरम कशीदगी पर तबादले ख्याल किया। आपको बता दें कि मिजोरम जाने वाले सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां 26 जुलाई को हुई झड़प के बाद से रुकी हुई थी। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी नाकाबंदी बहाल किए जाने के बाद इतवार को 306 कौमी शाहराह खोल दी गई थी, जिससे सरहदी रियासत के लिए ज़रूरी अशिया, ट्रांसपोर्ट, ईंधन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड के खिलाफ मुजाहरा किया। ट्विटर इंडिया के दफ्तर के पास यूथ कांग्रेस कारकुनान ने मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस के कौमी सदर श्रीनिवासन बीवी की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान कुछ कारकुनान ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर विरोध कर रहे हैं। अब यहां से कुछ ही दूरी पर ट्विटर इंडिया का अकाउंट है, ऑफिस है, उसको वहां ना जा सके यूथ कार्यकर्ता। यहां पर दिल्ली पुलिस एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है। कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये सुरक्षा कर्मियों ने ये जो दीवार बनाई है बैरिकेड के जरिए, वो खुद खड़े और मजबूत दीवार की तरह खुद खड़े हैं, उसको तोड़कर आगे बढ़ सके। लेकिन दिल्ली पुलिस और जो उनके साथ अर्धसैनिक बल है, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे नहीं दे रहे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्विटर इंडिया के खिलाफ
नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, वो दावा कर रहे हैं कि ट्विटर इंडिया एक तरह से दलाली का काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी का फोटो उन्होंने पीड़िता के साथ ट्वीट किया, इससे गुस्सा कर इसको वजह बताकर उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया, जबकि पूर्व में भी रेप पीड़ितों के साथ फोटो शेयर की गए हैं, बीजेपी के लोगों ने किए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह के आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर भोपाल में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जहां मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया गया, वहीं हुकूमत के जरिए मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस के साथ तसादुम होने वालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल MLA आरिफ मसूद से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में 9 अगस्त की तारीख बड़ी अहम है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की तहरीक, आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने उस आंदोलन को शुरू किया था जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से हम जानते हैं। भगत सिंह की आंदोलन की बात करें, मुजाहिदीन आज़ादी और फिर आदिवासी दिवस, इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया, विधानसभा घेरने की बात। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस सार्थक बहस से घबरा रही है, इसलिए भाग रही है। हमारे साथ भोपाल MLA आरिफ मसूद साहब मौजूद, उनसे जानते हैं कि आज के दिन को इस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं मुजाहिदीन आज़ादी के हवाले से, बीजेपी कुछ और कह रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। बहुत बड़ी चीज़ यह है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि आज हम जिस खुली हवा में और जिस माहौल में अगर आज हम जी रहे हैं, तो ये माहौल आज ही के दिन से मिला जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जी ने लड़ी, महात्मा गांधी ने आंदोलन करा, जवाहरलाल नेहरू जी ने करा, मौलाना आज़ाद ने करा, और अनेकों स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह मुंडा ने करा, और जिसको हम आज आदिवासी रूप में भी मनाते हैं, दिवस के रूप में। और बीजेपी हमको वो वाली पार्ट पढ़ाना चाह रही है जो खुद उस समय अंग्रेज़ों के साथ थी, अंग्रेज़ों के मुखबिर ये लोग कहलाते थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और माफ़ीनामा मांगा, और देश की आज़ादी में लड़ने वाले योद्धाओं की पार्टी कांग्रेस रही, और कांग्रेस उस विचारधारा को आज तक लेकर देश में आगे बढ़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप कोई हमें अपना स्वतंत्रता सेनानी बताइए जिसने देश की आज़ादी में आपकी पार्टी का सदस्य हो, RSS का सदस्य हो, और जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। तो हम भी जाने, हम भी जानना चाहते हैं इतिहास, लेकिन हमारे पास जो इतिहास मौजूद है, जो देश इतिहास जान रहा है, और जो इतिहास देश की ज़मीन जिस सरजमी पे खून बहाए, वो खून उस आज़ादी के लहू बहाने वालों को याद करेगा। आज के दिन मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, साथ ही मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस देश में एक बड़ा वक्त आज के दिन घोषणा का करना चाहिए कि हमें अपना संविधान बचाना चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज विधानसभा का पहला दिन और आज ही आप लोगों ने घेराव किया, और बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस भाग रही, इस तरह तो बहाने बना रही है। हम तो बराबर 139 में भी चर्चा जाना, स्थगन भी लाएं, ध्यानाकर्षण भी लाएं, और हमने मांग करी है, कल हमारी कांग्रेस विधायक दल ने मांग भी करी है कि सत्र को 3 दिन के लिए इतना अल्प समय का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, सत्र बढ़ाएं। मैं विधानसभा अध्यक्ष से और नरोत्तम मिश्रा जी से दरखास्त करता हूं कि सत्र बढ़ाइए, हम लोग सब चर्चा को तैयार हैं। आज के दिन को कांग्रेस ने अपने एक आंदोलन के तौर पर लिया, और कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने फ्रीडम फाइट में बड़ा किरदार अदा किया था, उनके नाम से भारत को जाना जाए, पहचाना जाए। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, हम महात्मा गांधी की बात करें, या मौलाना आज़ाद, दूसरे फ्रीडम फाइटर, उनको जो है जो इक़्तिदार में पार्टी है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि सार्थक बहस हो असेंबली में, और इसलिए कांग्रेस ने अपने तेवर को बताते हुए आज बता दिया कि उसका तेवर किसी भी तरीके से नहीं, चाहे किसानों का मामला हो, बिजली का मामला हो, या फिर सैलाब का मामला हो, या फिर अक़लियतों के मसाइल का मामला हो, वो हर मुद्दे पर अच्छी बहस करना चाहती है, और चाहती है कि उस पर हुकूमत बेदार हो और लोगों का हक अदा किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए चलने वाली ईशान उदय स्कॉलरशिप के हवाले से SIO
बेजाब्दगी का इंकिशाफ हुआ है। SIO का कहना है कि शुमाली मशरक़ी रियासतों से ताल्लुक़ न रखने वाले कॉलेजों और तलबा को बड़ी मिक़दार में स्कॉलरशिप दी गई है, जिसके बाद से UGC ने स्कॉलरशिप की तकसीम रोक दी है और इस मामले में जांच शुरू करने की बात कही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस सिलसिले में SIO के सेक्रेटरी M अहमद से बात की है। आइए सुनते हैं। शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए ईशान उदय स्कॉलरशिप खुसूसी तौर से चलाई जाती है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस मामले को लेकर SIO की तरफ से एक शिकायत भी UGC को दी गई है। हमारे साथ हैं मसाब साहब जो SIO से ताल्लुक़ रखते हैं। मसाब साहब, क्या मामला है, किस तरह की बेज़ाब्तियाँ इसमें हुई हैं? ईशान उदय स्कॉलरशिप जैसा कि आपने बताया कि शुमाल मशरक़ी रियासतों के तलबा को दी जाती है, खासतौर से जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बेज़ाब्तगी दिखाई दे रही है कि 3-4 कॉलेजेस हैं जहां के 500 से 600 तलबा को ये स्कॉलरशिप मिली है। और ख़ास बात यह कि ये जो कॉलेजेस हैं ये शुमाल मशरक़ी इलाकों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलावाजी हमने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम रिपीट हुए हैं, स्टूडेंट का नाम मुस्लिम है, वालिद का नाम गैर मुस्लिम है। तो इस तरीके से बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। बता रहे हैं आपके रिलीजन भी अलग अलग लिखा हुआ है, नाम में रिपीटेशन है, स्कॉलरशिप की जो फहरिस्त है, ये कितने मामले हैं इस तरह के? जितना हमने देखा है तो इसमें 3-4 बड़े कॉलेजेस हैं जहां पर ये बेज़ाब्तगियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम ऐसे हैं, कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम 30 मरतबा, 15 मरतबा, 14 मरतबा रिपीट हुए हैं। और इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कि जहां पर रिलीजन के कॉलम में कुछ और लिखा हुआ है और स्टूडेंट का नाम कुछ और है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमको मिले हैं। इस मामले को आप UGC के पास लेकर गए हैं, तो जब आप लोग मिले तो UGC की तरफ से क्या कहा गया है? UGC की तरफ से ये कहा गया है कि उनको इससे पहले भी इसके ताल्लुक से शिकायतें मौसूल हुई है और उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर लिया है। उन्होंने इस पर तफ्तीश शुरू की है। स्कॉलरशिप जो डिसबर्स होनी थी, तलबा को मिलनी थी, वो काम रुका दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इसमें जो जरूरत होगी वो एक्शन लिया जाएगा। क्या आप इस आश्वासन, इस यकीन दहानी से मुतमईन हैं या आप कोई और बड़ी इंक्वायरी चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मामले की तो इंक्वायरी हो ही, लेकिन इसके साथ में पूरा जो स्कॉलरशिप देने का निज़ाम है उसमें मजीद शफाफियत लाई जाए। उसमें ये कहना चाहिए कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिसमें स्टूडेंट्स के डायरेक्ट बैंक खातों में पैसे जाते हैं, उसको और ज़्यादा मुंजबित किया जाए। और उसके साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि स्कॉलरशिप जिन तलबा को मिलती है उनमें इसके कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि UGC कुछ ठोस इकदाम करे। जो खाती कॉलेजेस हैं, जो खाती अफसरान हैं, जो खाती कॉलेज का स्टाफ है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अलबत्ता अदरवाइज ये हो जाएगा कि जो पूरी तफ्तीश है ये सिर्फ फाइलों की जीनत बनी रहेगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का जोर भले ही कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। माहिरीन के जरिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत को भी अलर्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद बाज़ रियासतों में हुकूमत के जरिए तलबा की क्लास शुरू की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के मुतवक्का खतरात को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने डॉक्टर मोहम्मद आसिम से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर और इसके मामले तेजी से कम आ रहे हैं। बहुत सारी रियासतों में स्कूल और कॉलेज खोलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कोविड की तीसरी लहर की बात माहिरीन कर रहे हैं और ऐसे में अगर तालीमी इदारों को खोला जाता है या दूसरे इदारे भी खोले जा रहे हैं तो उसके लिए कितना खतरा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आसिम साहब, हुकूमत जो है कि तरफ से हम देख रहे हैं बहुत सारे इदारे धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 9 to 12 जो स्कूल खोले जा चुके हैं। दूसरे इससे अगर स्टेट की बात करें तो वहां पर एक कदम उठाया जा रहा है। तो ऐसे में तीसरी लहर की भी बात की जा रही है और ये सब खोला जा रहा है। एक कहाँ तक मुनासिब है, कहाँ तक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पुश करने की, और तीसरी लहर को रोकने के लिए या उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम है वो वैक्सीनेशन है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाएगी तो उम्मीद है कि तीसरी लहर आके गुजर जाएगी और उसके ज़्यादा, यानी जिस तरीके से सेकंड वेव के अंदर बहुत सारी मौतें हुई और लोग परेशान हुए और हॉस्पिटल्स फुल हो गए, उम्मीद यह है कि थर्ड वेव के अंदर अगर वैक्सीनेशन उससे पहले अच्छे से हो जाता है तो इतनी हाहाकार, इतनी परेशानी न मचे।
लेकिन सवाल ऐसा नहीं है कि क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों की बात की जा रही है, और अगर स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों में तो बच्चे जाएंगे, और वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जी, बच्चों के लिए मसला यह है क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, इसलिए बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चों में ज़्यादा होने का इम्कान है। मगर ऐसा नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा होने का इम्कान है, ये इम्कान है कि बच्चों का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एडल्ट्स का परसेंटेज कम हो जाएगा तो बच्चों का जो रिलेटिव परसेंटेज है वो इम्कान है कि बढ़ जाएगा। पहले भी वेव्स के अंदर बच्चों को कोरोना का असर हुआ है, मगर इतने ज़्यादा सिक नहीं हुए जितना कि एडल्ट सिक हुए हैं, तो इसलिए ख़तरा तो बच्चों को फिर भी है। कुछ बच्चे हो भी जाते हैं सिक, उनको भी एडमिट करना पड़ता है, उनको वेंटिलेटर भी लगना पड़ता है, मगर एडल्ट्स के मुकाबले में बच्चों के अंदर सिवियरिटी ऑफ इलनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। हैविंग सेड दैट, फिर भी बच्चों का जब स्कूल खुलेंगे और आपस में इंटरेक्शन होंगे तो बड़े बच्चों को तो फिर भी आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लें कि भाई आप अलग अलग बैठें और मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड हाइजीन करें, मगर छोटे बच्चों के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो जान है तो जहान है, हुकूमत को जो है जो अपना काम है जिंदगी को पटरी पर लाना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अगर हम मोहतात रहेंगे, एहतियात करेंगे, हुकूमत की गाइडलाइन पर फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर जिस तरह से दूसरी लहर में हमने कंट्रोल किया तो तीसरी लहर भी आके गुजर जाएगी और जिंदगी खुशगवार होगी। लेकिन शर्त यही है कि हम हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करें, और इसके साथ साथ जो भी डॉक्टर हमें बता रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, जहां पर सैनिटाइज करने की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है, उस पर पाबंदी से अमल करें। अब भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के मामलों में कभी कमी तो कभी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 35,499 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 447 अफराद की मौत हुई है। वहीं इसी दौरान 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को मात दी है। मुल्क में कोरोना के 4,02,188 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने 10वीं से 12वीं दर्जात के तलबा को स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत दी है। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अहकाम जारी किए हैं कि स्कूल सिर्फ वही तलबा आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम से मुतल्लिक काउंसलिंग की जरूरत है। कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बीच धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। साप्ताहिक बाजार खोलने की परमिशन सरकार की तरफ से दे दी गई है, और स्कूल जो खोले गए हैं उसमें सिर्फ बच्चे काउंसलिंग के लिए या अपनी किसी एकेडमिक प्रॉब्लम की समस्या के लिए ही जा सकेंगे, और ये परमिशन भी पेरेंट्स की रजामंदी के बाद दी गई है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि स्कूल खोलने में किसी तरीके की जल्दबाजी दिल्ली सरकार नहीं करेगी। तो ऐसे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पेरेंट्स से राय मांगी थी, और पेरेंट्स ने उसमें जो राय दी उनका कहना था कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। इसी फैसले को मानते हुए दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है, और डीडीएमए ने ये आदेश भी जारी कर दिया है। आज से दिल्ली में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां पर नियमित तौर से क्लासेस नहीं लगेंगी। लेकिन बच्चों को अगर किसी एकेडमिक प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करना है या फिर किसी तरीके की कोई काउंसलिंग है तो वो लोग वहां पर जाकर ले सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए साप्ताहिक बाजार भी खोल दिए गए हैं, और इससे पहले जो तमाम रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी उन सब रियायतों को मिलाकर दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि रियायतों के बीच भी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजेशन लगातार करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स जिस तरीके से तीसरी वेव की संभावना जता रहे हैं, ऐसे में इस मंत्र को अपने लाइफ स्टाइल में अपनाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बार बार अपने हर खिताब में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लीडर पीएम मोदी की अपील की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां
उड़ाता एक ऐसा ही नजारा कल जंतर मंतर पर देखने को मिला। इस प्रोग्राम को बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें यकसा सिविल कोड पर कानून बनाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वबा के इस दौर में ये लोग जरा बराबर भी संजीदा नहीं है। इस प्रोग्राम को भारत जोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश दौरे हुकूमत के कवानीन की कॉपियां जलाई गईं और यकसा सिविल कोड का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में कुछ शरपसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाने के बाद कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी को लेकर PM मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा है कि अगर मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए तो मुल्क में मुसलमान खुद को कैसे महफूज समझेगा। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 से अश्विनी उपाध्याय ने खास बातचीत की। अश्विनी उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो को फेक करार दिया है। उनके मुताबिक असल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अश्विनी उपाध्याय ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में मिलिटेंटों की फायरिंग, शौहर और बीवी पर की मिलिटेंटों ने फायरिंग। गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की हलाकत की खबर सामने आ रही है। दोनों का ताल्लुक रेडूनी बालाकुलगाम से बताया गया है। तो जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मिलिटेंटों ने 2 लोगों को हलाक किया है। शौहर और बीवी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की। गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की हलाकत की खबर सामने आ रही है। दोनों का ताल्लुक रेडूनी बालाकुलगाम से बताया गया है। जंतर मंतर पर दिए गए इश्तियाल अंगेज बयान और नारे के हवाले से अश्विनी उपाध्याय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम था भारत जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने इस कार्यक्रम को किया था, लेकिन वहां पर किसी तरीके की स्लोगनिंग हुई। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय। उपाध्याय जी, जिस तरीके से कल आप लोगों ने भारत जोड़ो कार्यक्रम किया, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, कार्यक्रम 10 बजे शुरू हुआ, मैं 11 बजे पहुंचा। 12 बजे बारिश तेजी के साथ शुरू हो गई और भीड़ भी आ गई, इसलिए भीड़ को देखते हुए, बारिश को देखते हुए तुरंत 12 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं 11 से 12 वहां पे था। हम ये कहने गए थे भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे कि भारत, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं और अंग्रेजी कानून घटिया हैं। इसीलिए भारत में अलगाववाद भी चल रहा है, मजहबी उन्माद भी चल रहा है, कट्टरवाद भी चल रहा है। यही हम बताने गए थे। हम यही बताने गए थे कि ये कानून इतने घटिया हैं। एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। वो जेल में नहीं है बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। एक व्यक्ति, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, एक दूसरे गला काटेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद भी बाहर रहते हैं। कानून का खौफ होना चाहिए, तब जाके मजहबी उन्माद रुकेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा, तब जाके अपराध रुकेगा। और उसके बाद मुझे नहीं पता है कि ये कौन व्यक्ति है, न इससे मैं कभी मिला हूँ, न कभी इसको देखा, न कभी इसको जानता हूँ। मैंने वीडियो जो देखा है, मैंने अभी दिल्ली पुलिस से शिकायत किया है कि पहले तो इस वीडियो की जांच करें। अगर ये वीडियो असली है तो जो उसमें लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ये वीडियो फेक है तो जिन लोगों ने ये फेक वीडियो बनाया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। लेकिन सर, इस वीडियो में जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं दिल्ली पुलिस से इस कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं और मैं सरकार से भी मांग करता हूं। ये 1860 में जो कानून बना था, इंडियन पिनल कोड, बहुत कमजोर है, इसलिए लोगों को डर नहीं लगता है। सरकार कठोर कानून बनाए। जो आदमी मजहबी उन्माद फैला रहा है, फैलाए, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और कम से कम 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाए। मैं सीधे कहता हूं, जितनी सजा बलात्कारियों को मिलती है उतनी ही सजा मजहबी उन्मादियों को मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। तो सर, जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या अब IT एक्ट का सहारा भी आप लेंगे इसमें कुछ मैंने DCP न्यू दिल्ली को अपना जो कंप्लेन दिया है उसमें ये कहा है
इनके खिलाफ सभी धाराओं में, हालांकि कानून कमजोर है लेकिन कम से कम जो चल रहा है उसके अंतर्गत तत्काल इनके अंदर मुकदमा दर्ज करें। जो लोग मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ना हमने बुलाया, ना मैं इसको जानता हूं, ना मैंने देखा। हमारी जो 20 साल का जो सामाजिक जीवन है उसको हमें जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की। जैसे कंफर्म हो गया कि नहीं वो वीडियो फेक है, मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा जो मेरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर से यह अहम खबर। अनंतनाग में मिलिटेंटों की फायरिंग में शौहर और बीवी की मौत हो गई है। गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की मौत हो गई है। दोनों का ताल्लुक रेडोनी बाला कुलगाम से बताया गया है। अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला, मिलिटेंटों ने शौहर और बीवी पर फायरिंग की है। गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की फायरिंग में मौत हो गई है। दोनों का ताल्लुक रेडोनी बाला कुलगाम से बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अनंतनाग से इस वक्त ये अहम खबर आ रही है, जहां पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी पर हमला किया गया है। उन दोनों पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की मौत वाक़ई हुई है। दोनों का ताल्लुक रेडोनी वाला कुलगाम से बताया जा रहा है। बीजेपी सरपंच और उनकी अहलिया पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। आपको बता दें, अनंतनाग में गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी, जो कि गुलाम रसूल डार बीजेपी सरपंच थे, और उनकी अहलिया पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में दोनों की मौत हो गई है। रेडोनी बाला कुलगाम से उनका ताल्लुक है। तो अनंतनाग में मिलिटेंटों की फायरिंग में गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की मौत हो गई है। आपको बताते हैं, गुलाम रसूल डार बीजेपी सरपंच थे, उन पर मिलिटेंटों ने हमला किया, फायरिंग की, जिसके नतीजे में गुलाम रसूल डार और उनकी बीवी की मौत हो गई। दोनों का ताल्लुक रेडोनी बाला कुलगाम से है। शौहर और बीवी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और दोनों की मौत वाक़ई हो गई। गुलाम रसूल डार, जो कि बीजेपी सरपंच है, उन पर और उनकी अहलिया पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और मौके पर दोनों की मौत हो गई। रेडोनी बाला कुलगाम से गुलाम रसूल डार का ताल्लुक बताया जा रहा है। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।